ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? रोटी, कपड़ा और मकान। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है रोज़गार, और इसी रोज़गार के लिए एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ में बिता देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का रोज़गार सिर्फ़ उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, सिर्फ़ उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है, बल्कि एक इंडिविजुअल का रोज़गार एक अहम भूमिका निभाता है एक राष्ट्र के विकास में। तो देश की तरक्की के लिए रोज़गार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने डिनायल एंड डेप्रिवेशन का रिव्यू किया था और इसकी जो अहम बातें हैं उनके बारे में बात की थी। इस किताब में जो वक्फ के बारे में बातें कही गई हैं उसको मैंने आपके सामने रखा था, उससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो आपको मैंने बताए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी किताब के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मुसलमानों की जो है उसके बारे में बात करता है। तो इस चैप्टर में अब्दुर्रहमान जो देश में मुसलमानों की हालत है, उनके रोज़गार की जो हालत है उसको बखूबी बयान करते हैं। उनके रोज़गार के छिने जाने की कहानी, उनके रोज़गार ना मिलने की कहानी, एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से आगे ना बढ़ पाने की, ये सारी कहानियाँ हमारे सामने रखते हैं। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करती है और इसी सोर्स ऑफ इनकम से बेसिक नीड पूरी होती है। जब इंसान की बेसिक नीड पूरी होती है और वो गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में भी वो इन्वेस्ट करता है। अब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट बढ़ता है नेशन का, क्योंकि एक इंसान जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो मैकेनिज़्म हैं और जो उसके मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं सरकार के, उसमें भी इन्वेस्ट करता है, उसमें हाथ बटाता है। तो इसकी वजह से इवेंचुअली एक नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प होती है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट एक बेसिक चीज़ है किसी भी देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए। जब रोज़गार नहीं होता है तो क्या होता है? भूखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है और इनइक्वालिटी बढ़ती है। ऑथर बताते हैं कि जो भारत का संविधान है वो हमें बहुत सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 16, 38, 41, 42 और 43 के तहत। लेकिन आज़ादी के 73 साल के बाद भी आज भी जो ये सेफगार्ड्स हैं वो सही तरीके से मुहैया नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से जो मुसलमानों की इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। सच्चा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो मुसलमान हैं वो ज़्यादातर जो मुसलमान हैं वो स्मॉल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। वहाँ पे वो वर्कर भी हैं और ओनर भी हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज़्यादा हैं मुसलमान। और बहुत सारे मुसलमान होम बेस्ड बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं और सबसे बड़ी जो तादाद है मुसलमानों की वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, सच एज सिल्क, सेरिकल्चर, हैंडलूम, लेदर इंडस्ट्री, इन सब में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये दिन ब दिन नए चैलेंजेस को फेस कर रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से और लिबरलाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो ये जो टफ़ चैलेंजेस हैं उसकी वजह से जो इन इंडस्ट्रीज़ में जो मुसलमान इन्वॉल्व थे भी, अब उनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनके एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, जैसे कि फ़िरोज़ाबाद जाना जाता है चूड़ियों के लिए, सहारनपुर जाना जाता है लकड़ी के काम के लिए, और इस तरह से और भी जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जहाँ पे मुसलमान इन्वॉल्व हैं, वो एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद की इन्होंने और बहुत बड़ा एक सेक्टर है इंडियन इकॉनमी का ये। लेकिन इसके पीछे होने की दो मेन वजह है। एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है, दूसरा ये है कि जो हॉस्टाइल एटीट्यूड रहा सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का, उसकी वजह से भी ये इंडस्ट्रीज़ पीछे होती गई और यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। इनह्यूमन कंडीशन में काम करना पड़ता है यहाँ पे वर्कर्स को। उसके पीछे वजह यही रही कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी एटीट्यूड गलत रहा, कहीं ना कहीं कम्युनल हो जाते हैं और जो ये वर्कर्स हैं जो बहुत बड़ी संख्या में जो इन्वॉल्व हैं इन सेक्टर्स में, उनका ये कहना है और जो ऑनर्स हैं उनका भी ये कहना है कि उनके रिलीजन की वजह से अक्सर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का एटीट्यूड ठीक नहीं रहा है।
इन इंडस्ट्रीज़ को लेके और इनके डेवलपमेंट को लेकर के। ऑथर बताते हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट्स रही उन्होंने कैसे स्कीम्स तो निकाली, कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स किए एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, मुसलमानों के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, लेकिन वो उन स्कीम्स का फ़ायदा मुसलमान नहीं उठा पाए क्योंकि उन स्कीम में बहुत सारी गलतियां थी, खामियां थी जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो ऑथर की ऑब्जर्वेशन है इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, उससे कुछ उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं इन इंडस्ट्रीज़ में और क्यों ये अब पीछे जा रही हैं और डेवलप नहीं कर पाई हैं बल्कि बहुत बुरी कंडीशन में आ चुकी हैं। पहला ये कि मशीनरी ओल्ड है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई, क्योंकि जिन एरियाज़ में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं और उन्होंने ख़ुद अपने खून पसीने से इन इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाया, ख़ुद को एम्प्लॉय किया, सेल्फ़ एम्प्लॉय हुए और भी लोगों को एम्प्लॉय किया, उन एरियाज़ में पावर सप्लाई सही से नहीं पहुंचती है। इस वजह से भी इन इंडस्ट्रीज़ को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा है कि बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं हैं और अगर हैं भी तो उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कम्युनल एलिमेंट्स का भी टारगेट रही हैं ये इंडस्ट्रीज़, इसकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ इनके साथ, उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स इस चैप्टर में हमें दिए गए हैं। जो स्टिफ चैलेंज है इन इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबलाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट जो पूरे जो ग्लोबल लेवल पे है उसकी वजह से इनको बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है और क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजीज़ बहुत ओल्ड हैं और कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो उससे कंपटीशन बढ़ जाता है और इसलिए भी ये दीज इंडस्ट्रीज़ आर लैगिंग बिहाइंड। जहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड था मुसलमानों का, वहाँ पे कुछ नए एरियाज़ इमर्ज हो रहे हैं जहाँ नॉन मुस्लिम इन्हीं बिजनेसेस को करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उससे भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुसलमानों के गल्फ़ कंट्री में जाकर रोज़गार ढूंढने की कहानी को भी इसी चैप्टर में एक अलग सेक्शन में डिस्कस किया गया और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। 1980s के बाद मुसलमान गल्फ़ कंट्री में ज़्यादा जाने लगे एम्प्लॉयमेंट के खोज में और उस पूरी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ देम जो वहाँ जाते हैं गल्फ़ कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लेस एजुकेटेड होते हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो। तो क्या होता है कि जो वर्किंग कंडीशन है वहाँ पे वो सही उनको नहीं मिलती है और बहुत सारे ऐसे केसेस रहे जहाँ पे उनको जेलों में डाला गया क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनस्किल्ड थे और बहुत सारी कमियों की वजह से वहाँ जाने और आने में लेकर जो भी व्यवस्था होती है उसकी कमी की वजह से उनको जेलों में रहना पड़ा। और अब्दुर्रहमान बताते हैं कि वहाँ पे जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं वो ज़ाहिर है सिर्फ मुसलमान तो नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, हालांकि नंबर नॉन मुस्लिम्स का भले कम है लेकिन जो वाइट कॉलर जॉब्स जो लोग करते हैं वो ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स ही करते हैं और ब्लू कॉलर जॉब्स में इन्वॉल्व हैं मुस्लिम्स। अब जो लोग जेलों में बंद हैं गल्फ़ कंट्रीज़ की ज़्यादातर जेल में, जिसमें सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा इंडियंस वहीं पे हैं, तो अब्दुर्रहमान कहते हैं कि ये जो एक कमी है हमारी सरकार की है क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्कर्स के राइट्स के लिए काम करती हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो जेलों में लोग बंद हैं उन पे ध्यान नहीं दिया गया और वो इसलिए भी नहीं दिया गया क्योंकि वो जो वर्कर्स हैं वो पुअर वर्कर्स हैं, वो कोई वाइट कॉलर जॉब नहीं करते हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग हैं। तो यूएई और इंडिया ने एक प्रिजनर एक्सचेंज डील साइन की थी 2011 में, जिसके मुताबिक जो इंडियन प्रिजनर्स हैं उनको एक चॉइस दी गई थी कि वो जो उनका जेल का बाकी बचा हुआ जो समय है वो अपनी कंट्री में, अपनी खुद की कंट्री में वो बिता सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन सरकार ने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया इस डील का और 2011 के बाद कोई भी जो इंडियन प्रिजनर है उसको वहाँ से ला करके यहाँ नहीं लाया गया है। तो जो पुअर और मिडिल क्लास मुस्लिम हैं, नो डाउट उन्होंने फ़ायदा उठाया है, वहाँ जाकर उनको थोड़ा बहुत रोज़गार ज़रूर मिला है, लेकिन जो मुस्लिम एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ पे रहते हैं और बहुत सारी हार्डशिप्स के थ्रू जाते हैं। तो इसलिए सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए और ये जो सो कॉल्ड गल्फ़ मनी वाला जो डिबेट है उस पर भी इन्होंने डिस्कशन किया है कि वो कितना सही और कितना गलत है।
अब आखिर में सजेशन देते वक्त अब्दुर्रहमान हमें कहते हैं कि जो एक कंट्री जब जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसके पोटेंशियल को पहचानने की। एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पोटेंशियल है इंडिया में, लेकिन उसके लिए लोगों को और सरकार को बहुत अच्छे तरीके से संजीदगी के साथ काम करना होगा और पहचानना होगा कि ये जो एक इंडिविजुअल की अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो इशू है वो पूरे राष्ट्र के लिए ख़तरा है। मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए ये ख़तरनाक बात नहीं है, बल्कि पूरा देश इससे पीछे रह जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट को सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि अगर सिर्फ सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट को ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाता सही तरीके से तो आज ये हालत नहीं होती और रोज़गार की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती। जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, क्रेडिट फ़्लो और टेक्नोलॉजी मार्केट सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है मुसलमानों की, उसको ध्यान में रखते हुए सर्टेन टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ मिडिल स्कूल के बाद ही शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल बैकवर्डनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी अगर पॉलीटेक्निक और ITI जैसे कोर्सेज़ की कम कर दी जाए तो उससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो मुसलमानों का शेयर है गवर्नमेंट जॉब में, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में, वो बहुत कम है, तो उसके लिए स्पेसिफ़िकली प्रोग्राम्स शुरू करने होंगे, सरकार को स्टेप उठाने होंगे, सॉलिड स्टेप्स, जिससे इस डेफिसिट से निपटा जा सके। मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ जो हैं वहाँ के लिए अलग से पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने चाहिए गवर्नमेंट को, और जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं उन लोकेलिटी में उसको ध्यान में रखते हुए रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करने चाहिए। बहुत सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन माइक्रो फाइनेंस एंड स्किल डेवलपमेंट, तो सरकार को FDI अलाउ करना चाहिए इन सेक्टर्स में, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस चैप्टर में ऑथर ने जो सजेशन दिए हैं उसमें कम्युनिटी लेवल पे जो काम हो सकता है वो ये है कि जो मुस्लिम ओन्ड कॉलेजेस हैं वो सर्टिफिकेट कोर्स करवाएं और वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दें, जैसे कि जर्नलिज्म की ट्रेनिंग दी जा सकती है, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जा सकती है, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जिसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स ये वाले कॉलेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही में जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं और मुस्लिम आर्टिजन्स रहते हैं, उनके लिए भी उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि एक्सपोर्ट में कैसे बढ़ोतरी की जाए, उनकी पैकेजिंग कैसे अच्छी हो सकती है, उनको डिज़ाइनिंग में हेल्प करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस तरह की ट्रेनिंग भी जो कम्युनिटी लेवल पे जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसी ट्रेनिंग्स। इंडिविजुअल लेवल की अगर बात की जाए तो ऑथर का सजेशन ये है कि ख़ुद को अपडेट रखें हम, और जो टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन है उस पर ध्यान दें, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए अपने आप को अपडेट रखें और अपने ऊपर काम करें। जैसे कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट सजेशन है वो ये है, और हम सब जानते हैं कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हायर एजुकेशन। तो ऑथर कहते हैं कि एजुकेशन के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं होना चाहिए। मुस्लिम यूथ को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हार्ड वर्क करें, कोई भी बस एफ़र्ट करते रहें और कोई भी चांस ऐसा ना खोएं जिससे वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। तो अपनी कोशिशों को ज़रूर जारी रखें, और साथ साथ जो गवर्नमेंट्स को उन्होंने सजेशंस दिए हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट और जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट हैं उसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करे सरकार। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, और अगर ये काम अच्छे से हो जाता है, ऑनेस्टली और एफिशिएंटली हो जाता है, तो पूरा जो सिनेरियो है एम्प्लॉयमेंट का मुसलमानों के साथ वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।